अभी हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल और ये चैप्टर आप सबने क्लास 9th में पढ़ा होगा। क्लास 10th का ये सेकंड चैप्टर है और इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल से। तो सबसे पहले समझते हैं कि पोलिनोमियल्स हम किसे कहेंगे या पोलिनोमियल का डेफिनेशन क्या होता है। तो इसे हम समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस एफ एक्स से आप परेशान ना हो। एफ एक्स का मतलब होता है फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन का मतलब फंक्शन को हम एफ एक्स लिख लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और इसे कहेंगे कि ये हमारा पोलिनोमियल है, ठीक है। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, x टू द पावर 3/2 माइनस 4x प्लस 2 और इसे कहेंगे कि ये हमारा पोलिनोमियल नहीं है। तो ऐसा क्या है पहले वाले में, इस पहले वाले में ऐसा क्या है या दूसरे वाले में ऐसा क्या है जिसके कारण से ये पोलिनोमियल नहीं है और ये वाला पोलिनोमियल है। तो समझते हैं इसमें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। जो इसका इस वाले फंक्शन का जो यहाँ पे पावर है, वेरिएबल का पावर, वो फ्रैक्शन में है और फ्रैक्शन में होने के कारण हमने कहा कि ये पोलिनोमियल नहीं है। लेकिन अगर इसका पावर देखें, अगर वेरिएबल का पावर यहाँ देखें तो ये फ्रैक्शन में नहीं है और इसलिए हमने कहा कि ये पोलिनोमियल है। तो इसका पूरा डेफिनेशन क्या हो जाएगा, तो पूरा डेफिनेशन हम ये लिखेंगे कि अगर कोई फंक्शन है वेरिएबल x में और x का पावर अगर होल नंबर है, पावर अगर होल नंबर है तो हम उसे कहेंगे पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल में क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है कि x का जो पावर है वो होना चाहिए होल नंबर। होल नंबर का मतलब क्या, पावर 0 हो सकता है, x का पावर 1 हो सकता है, x का पावर 2 हो सकता है, x का पावर 3 हो सकता है। तो इन सबको हम कहेंगे पोलिनोमियल। लेकिन अगर x का पावर √2 हो गया तो इसे कहेंगे पोलिनोमियल नहीं है। x का पावर 1/2 कोई फ्रैक्शन हो गया तो कहेंगे कि नहीं है। x का पावर -4/3 हो गया तो हम कहेंगे नहीं, ये पोलिनोमियल नहीं है। मतलब अगर x का पावर जो है अगर वो होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है तो उसे हम कहेंगे कि वो पोलिनोमियल नहीं है। तो समझ लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिख लेते हैं कि जो पावर है, वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए, वेरिएबल का पावर होना चाहिए वो होना चाहिए, पावर कहेंगे या तो कहेंगे इसे एक्सपोनेंट, ठीक है। एक्सपोनेंट कह सकते हैं, एक्सपोनेंट, ठीक है, या तो कह सकते हैं डिग्री। तीनों का मतलब एक ही होता है। तो वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारा होल नंबर, होल नंबर, ठीक है। होल नंबर क्या होता है, तो नंबर जो कि स्टार्ट होता है 0 से 1 2 3 4 और ऐसा सो ऑन करता हुआ इन्फिनाइट तक या तो n तक। तो ये हो गया होल नंबर। तो जब भी वेरिएबल का पावर होल नंबर होगा उसे कहेंगे हम पोलिनोमियल। अब यहाँ समझते हैं सेकंड टॉपिक जो है हमारा वो है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। अब पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ, सेकंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। तो सबसे पहला जो आता है टाइप्स में, पहला आता है लीनियर। और लीनियर से पहले की अगर बात करें तो एक और आता है, उसे बोलते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट पोलिनोमियल। पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल में क्या होता है ना कि x का पावर होता है 0, x का पावर होता है 0, x का पावर 0 और साथ में कुछ कांस्टेंट यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट को मैं a से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। a का मतलब है यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है। इस एक जगह पे 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। a का मतलब कांस्टेंट है, हो सकता है a 0 हो या हो सकता है ये नॉन जीरो हो, ठीक है। अभी फ़िलहाल a को हटा देते हैं ताकि कन्फ्यूजिंग ज़्यादा ना लगे। मेन बात जो फोकस करने वाली रहेगी वो है x का एक्सपोनेंट, x का पावर 0 अगर कांस्टेंट है तो। दूसरा आता है लीनियर, लीनियर, ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर
पोलिनोमियल, ठीक है। लीनियर में क्या होगा, x का पावर होगा 1, जो सबसे बड़ा पावर होगा x का वो 1 होना चाहिए। ऐसे ही थर्ड जो है, थर्ड हम देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं चैप्टर में, वो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और इसके अंदर जो होगा वो x का पावर होगा 2, जो x का सबसे बड़ा पावर होगा वो 2 होगा यहाँ पे। ऐसे ही जो फोर्थ हम देखेंगे वो एक पढ़ने वाले हैं क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। क्यूबिक, और क्यूबिक में क्या होगा, x का पावर 3 होगा। और लास्ट उसे बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, और बाई क्वाड्रेटिक के अंदर कैसा होगा, x का पावर 4, जो सबसे बड़ा पावर होगा वेरिएबल का वो x का पावर 4 होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कांस्टेंट जिसके अंदर x का पावर 0, x का पावर 0, आप सब सोच रहे होंगे x का पावर 0 तो 1 होता है, हाँ 1, और हो सकता है ऐसा कुछ कोफिशिएंट भी हो। सब कुछ समझेंगे आगे डिटेल में, लेकिन फिलहाल इतना समझने का है कि कांस्टेंट पोलिनोमियल में जो पावर होगा वो 0 होगा, लीनियर में जो पावर होगा सबसे बड़ा पावर वो 1 होगा, ऐसे ही क्वाड्रेटिक में 2 होगा, और क्यूबिक में 3 होगा, और बाई क्वाड्रेटिक में 4 होगा। जो पोलिनोमियल में हम मेनली जो हम पढ़ने वाले हैं ना, वो पढ़ने वाले हैं ये क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। बहुत किसी थोड़े बहुत क्वेश्चन में बाई क्वाड्रेटिक का आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन में, और मोस्टली क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर रहे होंगे वो होगा क्वाड्रेटिक का। हमारा फोर्थ चैप्टर जो है एनसीईआरटी का वो क्वाड्रेटिक चैप्टर का ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम का ही चैप्टर है, चैप्टर 4। लेकिन फिर भी हम पोलिनोमियल चैप्टर में जो मेनली हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो क्वाड्रेटिक के सॉल्व करते हैं, कुछ क्यूबिक के सॉल्व करते हैं, और कुछ सॉल्व करते हैं बाई क्वाड्रेटिक के। अब यहाँ पे समझते हैं एक बार, यहाँ पे अभी हम सॉल्व करते हैं, एक बार देखते हैं क्या जीरोज समझ लेते हैं क्या होता है। तो टॉपिक का नाम है, डाल देते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज, या तो इसको बोल देते हैं रूट्स, या इसको बोल देते हैं सॉल्यूशन ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। या तो इसे जीरोज कहें, रूट्स कहें, या सॉल्यूशन कहें, तीनों का मतलब एक ही है। और वो पोलिनोमियल का जीरोज, रूट, सॉल्यूशन के बारे में अभी हम जानेंगे। तो जो सबसे पहले जानने वाली बात है वो ये है कि अगर पावर किसी पोलिनोमियल का 1 है तो उसके जीरोज भी एक ही होंगे, ठीक है। अगर पावर 2 है तो उसके जीरोज या रूट्स या सॉल्यूशन 2 होंगे। अगर x का पावर 3 है तो यहाँ पे उसके 3 रूट्स होंगे, और अगर पावर 4 है तो उसके रूट्स भी 4 होंगे, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि अगर x क्यूब है तो उसके मतलब 3 रूट्स होंगे उसके। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात समझ लेते हैं कि आखिर हम रूट्स या जीरोस कहते ही किसको हैं। उसे आप इस तरीके से समझें कि मान लेते हैं यहाँ पे x² माइनस 2x प्लस 1 करके हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। अब हम समझ तो गए हैं कि इसके अगर x² है, अगर वेरिएबल का पावर 2 है तो इसके 2 रूट्स होंगे, ठीक है। लेकिन उस रूट्स का मतलब क्या है? तो उस रूट्स का ये मतलब है कि जो भी इसका रूट होगा ना, अगर उसे इसके अंदर पुट करें, इसके अंदर पुट करें यानी क्या, अगर x की जगह उसे रिप्लेस करें तो इसका फाइनल वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। इसी कारण से इसे जीरोज भी कहते हैं, रूट्स कहते हैं, या सॉल्यूशन कहते हैं। तो एक बार सॉल्व करके देखते हैं इसको प्रूफ करके देखते हैं। तो x², इसे स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर ले रहे हैं। और अगर आपको स्प्लिटिंग मेथड नहीं आता तो कोई बात नहीं, बिल्कुल घबराएं नहीं। इस वीडियो के अंदर, इस वीडियो सीरीज़ के अंदर हम सीखेंगे रूट्स निकालना भी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना, और सब कुछ सीखेंगे। बस अभी एक छोटे से प्रूफ के लिए कि रूट्स को इस इक्वेशन में पुट करने पे इसका फाइनल वैल्यू 0 आता है,
इसलिए ऐसा मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे x को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 यहाँ से -1 आएगा और ये सॉल्व कर लिया। जिन बच्चों को आता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग उनको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ, और जिनको नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं, आगे मैं सिखाऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो इसका रूट्स कितना आ गया ना, x माइनस 1 तो इसका x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1 ये दोनों रूट आ गया, यानी इसका पहला रूट भी 1 है और दूसरा रूट भी 1 है। अब रूट का मतलब होता है कि अगर 1 को इसके अंदर पुट करें तो ये फाइनल वैल्यू 0 देगा। तो पुट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे x स्क्वायर है, -2x है, +1 है, ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पे 1 पुट करके देखते हैं। तो यहाँ x स्क्वायर है तो यहाँ लिख लिया 1 का स्क्वायर, यहाँ -2x है तो यहाँ पे लिख लिया -2 × 1 और ये 1 को लिख लिया 1। अगर आप देखें यहाँ तो 1 -2 + 1 और ये आ रहा है 0, यानी क्या है, जो रूट होता है जैसे ही पुट करें इसके अंदर तो इसका फाइनल वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है। अभी अब जैसा मैंने बताया था जो मेनली हम सॉल्व करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, वो सॉल्व करने वाले हैं क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते हैं। तो हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा रहेगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ फॉर्म रहता है ax² + bx + c, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ax² + bx + c, यहाँ पे इसका क्या मतलब है, जो x² का जो a है ना ये x² का कोफिशिएंट है, जो b है ना वो x का कोफिशिएंट है और c यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। तो a है x² का कोफिशिएंट, b है x का कोफिशिएंट और c यहाँ पे है कांस्टेंट टर्म। तो इतना तो अभी तक हम समझ चुके हैं कि अगर क्वाड्रेटिक होगा तो इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ रूट्स हो जाएंगे 2। तो एक रूट को क्या है ना, मैं एक रूट को अल्फ़ा बता देता हूँ और एक रूट को बीटा बता देता हूँ। इसे लिख लिया अल्फ़ा, ये लिख लिया बीटा, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे, एक अल्फ़ा होगा और एक बीटा होगा, ठीक है। अब एक अल्फ़ा होगा एक बीटा होगा, तो इसके बीच ना अल्फ़ा और बीटा के बीच में 2 रिलेशन है। एक रिलेशन को कहते हैं सम ऑफ रूट्स। तो यहाँ समझते हैं, पहला होता है सम ऑफ रूट्स, ठीक है। और सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा। मतलब मुझे नहीं पता है कि अल्फ़ा क्या है बीटा क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है कि अल्फ़ा प्लस अगर बीटा किया जाए तो जो ये वैल्यू देगा वो कितना देगा, -b/a देगा। -b यानी -b कौन सा वाला, ये वाला x का कोफिशिएंट, और a कौन सा वाला, तो a ये x² का कोफिशिएंट। तो मैं इसे लिख सकता हूँ -b/a को कोफिशिएंट ऑफ x, पहले माइनस साइन लगा देते हैं यहाँ पे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। एक बार फिर से समझते हैं क्या है। अगर सम ऑफ रूट्स निकालना है मुझे, सम ऑफ रूट्स, उसके लिए ये नहीं है इंपॉर्टेंट कि पहले पहला रूट निकाला जाए फिर दूसरा रूट निकाला जाए और दोनों को जोड़ के देखा जाए। अगर आपके पास इक्वेशन है तो आप डायरेक्टली सम ऑफ रूट्स लिख सकते हैं -b/a। -b यानी क्या, -b यानी कि x का कोफिशिएंट, और a का क्या मतलब, तो a है हमारा x² का कोफिशिएंट, ठीक है। ये तो आ गया पहला रिलेशन। एक रिलेशन और है, और सेकेंड रिलेशन है हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। दूसरे को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के क्या मतलब, अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, ये होता है c/a।
अब सी अपॉन ए का मतलब क्या, तो सी अपॉन ए का मतलब ये जो कांस्टेंट टर्म है वो अपॉन ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो इसको अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे कांस्टेंट टर्म, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, मतलब कि ये वाला सेम टू सेम जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला, ये जो है वो अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ लिख भी देते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये दो होते हैं रिलेशन इनके, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब तीसरा एक और देख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी डाल लेते हैं, एक टॉपिक डाल लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसा कि अभी अभी हमने सीखा है कि एक रूट को हम अल्फा बुला लेते हैं और एक रूट को हम बीटा बुला लेते हैं। तो ऐसा लिख लेते हैं पहले कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा होगा कुछ इस तरीके का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, और इसका एक रूट अल्फ़ा है और एक रूट बीटा है। तो अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है तो इसका एक तरीका तो ये होता है, तरीका एक, एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये तो एक तरीका है, ठीक है। एक सेकंड तरीका जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अगर अल्फ़ा और बीटा गिवन हो, अल्फ़ा अलग से और बीटा गिवन हो, तब हम ये वाला यूज़ करेंगे, एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। लेकिन अगर गिवन हो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तब हम यूज़ करेंगे ये वाला फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। हम कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं कैसे इस्तेमाल करना है इन दोनों को। तो पहले मैं लिख देता हूँ, दोनों तरीके लिख देता हूँ ऊपर। तो पहला तरीका तो यही है, एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये तब इस्तेमाल करना है जब अल्फ़ा और बीटा गिवन हो, यानी कि दोनों रूट्स गिवन हो। और दूसरा वाला फॉर्मूला है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। ये वाला कब यूज़ करना है, जब सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन हो। मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, जब अल्फ़ा और बीटा गिवन हो, ठीक है। और ये वाला यूज़ कब करना है, जब सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अगर ये गिवन होगा तब हम इसे इस्तेमाल करेंगे, और जब ये दोनों गिवन होंगे तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं यहाँ पे, जो अल्फ़ा प्लस बीटा है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा हमारा, फर्स्ट। और यहाँ पे गिवन है कि अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि जो सम ऑफ रूट्स है वो गिवन है हमें √2, ठीक है। और जो अल्फ़ा इंटू बीटा गिवन है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो गिवन है हमें -3/2। और हमसे बोला गया है फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कैसे निकालेंगे,
तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे डायरेक्ट। तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि अल्फ़ा निकालेंगे पहले फिर बीटा निकालेंगे, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का एक्स और अल्फ़ा प्लस बीटा जहाँ पे है बस वहाँ पे पुट कर देना है √2 प्लस जहाँ पे अल्फ़ा बीटा लिखा है ये वाला, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू कितना है -3/2। अब इसे सॉल्व कर लेंगे आगे जो पॉसिबल है, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस 3 और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अभी कुछ बच्चों को ये रहा होगा कि नीचे वाला 2 कहाँ गायब हो गया और ये 2 कहाँ से आ गया, ये 2 कहाँ से आ गया। तो मैं बता दूं, मैंने पूरे इक्वेशन को 2 से इंटू कर दिया है, पूरे इक्वेशन को 2 से इंटू कर दिया। तो ये वाला भी 2 से इंटू हो गया, ये वाला भी 2 से इंटू हो गया और ये वाला भी 2 से इंटू हो गया। तो जब ये वाला 2 से इंटू हुआ तो इसका ये 2 कैंसिल हो गया और इन दोनों के पास 2 रह गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 2x स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस 3, ये फाइनल आंसर। एक क्वेश्चन और देखते हैं, हमें गिवन है कि अल्फ़ा जो है, यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, अल्फ़ा जो गिवन है वो गिवन है -3 और जो बीटा गिवन है, बीटा गिवन है 4/3 और हमसे बोला गया है फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन या बोलेगा फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। तो क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ लौट के आते हैं वापस अपने फॉर्मूले पे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर अल्फ़ा और बीटा गिवन हो तब इस वाले का यूज़ करना है, x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो क्योंकि इसके अंदर अल्फ़ा और बीटा गिवन है हमें, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो जहाँ x है वहाँ x को रहने दिया और जहाँ अल्फ़ा था अल्फ़ा को पुट कर दिया -3। ज़्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस है ना तो वो इस माइनस को भूल जाते हैं या तो इस माइनस को पुट करने में गलती कर देते हैं। तो इसका ध्यान रखना है बिल्कुल आप सबको। ठीक है, एक स्टेप सॉल्व करेंगे, ये +3 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा x माइनस 4/3। अब इसका इंटू कर दें अगर तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4/3x प्लस 3x माइनस 4। अब सबको 3 से इंटू कर देते हैं ताकि ये नीचे वाला 3 कैंसिल हो पाए। इसे गायब करने के लिए सबको 3 से इंटू कर लेते हैं। तो कितना आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9x माइनस 12। और अगर सॉल्व करें इसे तो 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 और ये हमारा है फाइनल आंसर। तो अभी एक एक एग्जाम्पल से मैंने कोशिश की आपको समझाने का कि कैसे